गुड मॉर्निंग बच्चों। इसके पहले के लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के का इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और आज इसके इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन क्या होता है और इसका सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस करते हैं। तो इसको करने के लिए एक हम फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई और ये जेड, स्पेस में 3 स्पेस है, और ये आपका लाइट इधर चल रही है, एक्स एक्सिस पे लाइट चल रही है, यानी कि वेव आपकी लाइट जो है वो इधर चल रही है। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में है, ऐसे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका जेड डायरेक्शन में होगा, यानी कि वो बिल्कुल ऐसे होगा। ये तो इस तरीके से जो हमारा बनेगा वो एक्स वाई डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड, और जो लाइट होगी वो एक्स डायरेक्शन चलेगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपेगेशन जिस पर लाइट चली है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो हमको इसका इक्वेशन डिराइव करना है। आज हम इसको किस इक्वेशन से लिखते हैं पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे मैक्सवेल इक्वेशन से, और वहां से हम डिराइव करेंगे टू डिराइव द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन we start from मैक्सवेल इक्वेशन। जैसा कि हमने पहले बता चुके हैं मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में, हम मैक्सवेल इक्वेशन से शुरू करेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ड्राइव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को किस इक्वेशन से ड्राइव किया जाता है, कैसे हम उसको शो करते हैं। द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस, यानी कि फ्री स्पेस जहां पे वैक्यूम हो, जहां पे कोई किसी तरह कोई मीडियम ना हो, वहां पे जो इक्वेशन दिया जाता है वो ये दिया जाता है मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। हम इसको M1 से लिख रहे हैं। मैक्सवेल का फर्स्ट इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0। मैक्सवेल का दूसरा इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। मैक्सवेल का तीसरा इक्वेशन, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T। और मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल E बाई डेल T। तो ये चार मैक्सवेल के इक्वेशन है फ्री स्पेस में, और इन्हीं की सहायता से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। इसको आप लोग ध्यान में रखें, इस इक्वेशन को, और स्टार्ट कर रहे हैं हम यहां से। अगर आप गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 3, तो इसका हम दोनों साइड से कर्ल लें, टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 बोथ साइड। ये इक्वेशन है, इसका दोनों साइड से हमको कर्ल लेना है। कर्ल का मतलब क्रॉस प्रोडक्ट विद ऑपरेटर। ये कर्ल हो गया। E इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ B। इसका हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व करें हम। ये ट्रिपल प्रोडक्ट है, A क्रॉस B क्रॉस C वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम। ये वेक्टर प्रोडक्ट है A क्रॉस B क्रॉस C। तो वेक्टर प्रोडक्ट में A क्रॉस B क्रॉस C अगर हम ले हम तो कुछ इस तरह आएगा। ये फॉर्मूला है माइनस E।
ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला होता है ये वेक्टर का, माइनस डेल बाई डेल टी कर्ल ऑफ बी। अब अगर गौर से देखिए यहां पे डाइवर्जेंस ऑफ ई जीरो है, तो ये टर्म हो गया जीरो, माइनस ये स्क्वायर हो जाएगा, ऑपरेटर है, इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल टी, और कर्ल ऑफ बी की वैल्यू हम यहां से रख सकते हैं, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाई डेल टी। दोनों साइड में माइनस है, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू जीरो कांस्टेंट, एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ, तो ये पहला इक्वेशन आया, ये इक्वेशन आया इलेक्ट्रिक फील्ड में। सिमिलरली अगर हम जैसे हमने इसका कर लिया था उसी तरह से हम इसका कर लें, अगर हम टेकिंग सिमिलरली टेकिंग कर्ल ऑफ इक्वेशन 3, सॉरी 4, इक्वेशन 4, इसका हम कर लें दोनों साइड में जैसे हमने इसका लिया था, तो कर्ल ऑफ बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट है, म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई बाई डेल टी कर्ल ऑफ ई। इसको हम चेंज कर लें जैसे हमने यहां चेंज किया था ट्रिपल प्रोडक्ट में, डाइवर्जेंस ऑफ बी इंटू डेल माइनस डेल डॉट डेल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो और कर्ल ऑफ ई, इसकी वैल्यू हम यहां से रख दें, डेल बाई डेल टी माइनस डेल बी बाई डेल टी। इसको मिटा दें, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, माइनस बी इज इक्वल टू, माइनस टर्म आगे आ जाएगा, माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू बी बाई डेल टी टू आर। अब इस इक्वेशन को देखिए, इक्वेशन नंबर 1 को और इस इक्वेशन को देखिए, दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है, दोनों इक्वेशन का स्वरूप, दोनों का सीक्वेंस बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, और जो जो इक्वेशन इसके साथ लागू होगा वही इक्वेशन इसके साथ भी लागू होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। तो इन दोनों को मिला के हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और अगर आप गौर से देखें तो ये दोनों इक्वेशन वन एंड टू आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, इन्हीं दोनों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल टू ई बाई डेल टी टू, एंड जब भी लिखेंगे हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, एक इक्वेशन का कोई मतलब नहीं होता है इसमें, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम होगी, बस ई की जगह बी हो जाएगा। ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। और अगर आप गौर से देखें तो ये एक सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसका सोल्यूशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोल्यूशन होगा। तो हमें इसको सॉल्व करना है कि इसका सोल्यूशन कैसे दिया जाएगा। दोनों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बारे में जान लें थोड़ा हम। ये जो ऑपरेटर होता है इसका क्या मतलब है।
इसको हम लोग डेल ऑपरेटर भी कहते हैं। डेल ऑपरेटर कहते हैं, डेल का मतलब डिफरेंशियल है। इसको हम वेक्टर के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, अगर ये डेल कहीं लिखा हो डेल, तो इसको हम लिखते हैं डेल बाई डेल एक्स आई, आई डेल बाई डेल एक्स एक वेक्टर प्रोडक्ट है, प्लस जे डेल बाई डेल जेड वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। ये ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर, जो 3 डायमेंशनल है और एक्स वाई और जेड तीनों पे एक साथ लिखता है आई जे के यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। इसे हम लोग डेल ऑपरेटर कहते हैं। सिमिलरली अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसी से, तो आई डॉट आई हो जाएगा डेल टू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू बाई डेल वाई टू प्लस डेल टू बाई डेल जेड टू। यानी कि ये ऑपरेटर डेल ऑपरेटर है और ये इसका स्क्वायर है, जो कि पोजीशन पे अप्लाई होता है, राइट, डेल ऑपरेटर। तो इसको हम इसीलिए इसी के लिए हमने इसको सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बोला। तो ये दोनों सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसी को हमको सॉल्व करके इसका इक्वेशन निकालना है। गौर से देखिए, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, म्यू जीरो, ये आपका एप्सिलॉन जीरो और म्यू जीरो, ये आपका इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है और ये आपका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। और दोनों की वैल्यू कांस्टेंट है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये इस क्वेश्चन को, इसका सेकंड ऑर्डर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन आर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। और अगर आपने इंटरमीडिएट में आगे के लेक्चर में कभी मैथमेटिक्स में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा होगा, तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया जाता है। यानी कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3 may be given in एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कैसे देंगे इसको? ई आर टी, आर कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, एक्स या वाई या जेड, आर्बिट्रेरी है। जिस डायरेक्शन में लाइट चल रही है, लाइट एक्स में भी चल सकती है, लाइट वाई में भी चल सकती है, लाइट जेड में चल सकती है। अब अगर मान लीजिए, नोट, मैं इसको अलग से बता रहा हूं, इमेजिन कीजिए केस 1, अगर लाइट आपकी एक्स डायरेक्शन में चल रही है, लाइट आपकी एक्स डायरेक्शन चल रही है, तो ये हो सकता है कि वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरी कंडीशन में, अगर लाइट आपकी मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में चल रही है लाइट, तो ये भी हो सकता है कि वाई डायरेक्शन पे मैग्नेटिक फील्ड हो, जेड डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जब भी होगा ये तीनों आपस में एक दूसरे के, ये के है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। खास बात, जिस डायरेक्शन में लाइट चलेगी, किसी भी जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर जीरो होंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसका हमेशा जीरो होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि लाइट हमेशा म्यूचुअल होती है, तीनों कोऑर्डिनेट इसके म्यूचुअल होते हैं ऑर्थोगोनल सेट में। तो ये हमने सॉल्यूशन दिया, एक कांस्टेंट ई जीरो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, एंड सिमिलरली जैसा इसका सॉल्यूशन का सेम वैसा ही सॉल्यूशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रिसिटी में जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लगता है वही इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी लगता है, कोई इसमें फर्क नहीं है। तो जो इसके साथ होगा वही चीज बी के साथ होगा। तो बी इज आर टी इज इक्वल टू बी जीरो एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन है। दिस इज
these are solution of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो अब हम जरा ये जान लें कि यहां पर आर क्या है, के क्या है, ओमेगा क्या है। वेयर आर जो है ये एनी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन इन विच लाइट प्रोपेगेट, यानी कि आर वो डायरेक्शन है जिसमें लाइट चली। जैसे हमने टार्च मान लीजिए और इस डायरेक्शन में ऑन किया तो ये डायरेक्शन हमारा आर का होगा। तो इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शंस होंगे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर आएंगे। अगर हमने टार्च को ऐसे लिया ऊपर कर दिया तो ये डायरेक्शन हमारा आर का होगा। तो हमको नहीं मालूम आर एक्स है, वाई या जेड है, इसलिए हमने इसको आर लिखा। तो आर वो डायरेक्शन जिस पर लाइट चलती है। के को हम लोग प्रोपेगेशन कांस्टेंट कहते हैं और ये उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है। और इसकी वैल्यू हम लोग देते हैं 2 पाई बाई लेमडा के। ये डायरेक्शन होता है के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में लाइट चलती है उसी डायरेक्शन में इसका प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि पर यूनिट वेवलेंथ में लाइट कितनी दूर चल रही है। ओमेगा, ओमेगा आप लोग जानते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम लोग 2 पाई बाई टी भी कहते हैं। टी आपको पता है टी टाइम पीरियड है और लेमडा वेवलेंथ है किसी वेव का। तो अब हम ये आपका सॉल्यूशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, और इसको हम जरा आगे चल के देखते हैं। मैं इसको मिटा दूं, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो नॉर्मली जो वेव्स होती हैं उसका जो हम लोग स्वरूप होता है, जो वेव का जो शेप होता है, ये वेव का ये शेप है वेव का, यहां से लेके यहां तक ये लेमडा है, और यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम लगा वो टाइम पीरियड है टी, कैपिटल टी, राइट। और ये कोई भी वेव अगर ये आप डिस्प्लेसमेंट है तो ये मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड हो गया, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट वाई है। तो ये वेव है, और किसी भी वेव का इक्वेशन एक जनरल इक्वेशन होता है जो हर किसी वेव पर अप्लाई होता है, चाहे वो साउंड वेव हो, मैकेनिकल वेव हो, यहां तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो। तो इक्वेशन वेव का नहीं बदलेगा। तो जनरल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो जनरल इक्वेशन ऑफ एनी वेव, किसी वेव कोई भी वेव हो उसका एक जनरल इक्वेशन होगा जो हर जगह अप्लाई होगा। उसका फॉर्मूला दिया जाता है F इज इक्वल टू 1/v² del 2f by del t2, where v is velocity of wave। ये इसका जनरल इक्वेशन होता है किसी भी वेव का। तो अगर ये एक वेव है, अगर ये एक वेव है और इसको इससे कंपेयर किया जाए, इन दोनों की इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, तो अगर आप कंपेयर कीजिए तो ये भी इक्वेशन ऑफ वेव, ये भी इक्वेशन वेव है क्योंकि सेम सिमिलर मैच कर रहा है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, ये इक्वेशन ऑफ वेव किसी भी दुनिया में कोई भी वेव हो ये उसको फॉलो करेगा, और इसका इक्वेशन बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है, इसका मतलब ये भी वेव है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो 1/v² इक्वल टू μ0 एप्सिलॉन 0, अगर दोनों को कंपेयर करें तो। अब यहां से हम निकालेंगे कि v की वेलोसिटी, यानी कि जो वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहां से हमको पता चल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। यानी v इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू 1/μ0 एप्सिलॉन 0 चेंज हो जाएगा। v इज इक्वल टू अंडर रूट 1/μ0 एप्सिलॉन 0, ये दोनों वैल्यूज को हम रखते हैं कांस्टेंट है दोनों। μ0 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है इसकी मैथमेटिकल वैल्यू, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12 मीटर पर सेकेंड।
इसको अगर आप सॉल्व करें कैलकुलेटर से इस वैल्यू को, तो आपको जो मिलेगा वो जानकर हैरत होगी कि वैल्यू इसकी आएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो कि स्पीड ऑफ लाइट है एग्जैक्टली। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उनकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी जितनी भी वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उन सब की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट होती है। और उसमें दो फैक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिक का फैक्टर हो गया और ये मैग्नेटिक का फैक्टर हो गया। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से चलती हैं, ये क्लियर हो गया। और दूसरी चीज इसमें दो फैक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम होते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ होता है वही भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी होता है, यानी दोनों एक दूसरे के कंपोनेंट है, या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। बगैर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड का कोई मतलब नहीं, और बगैर मैग्नेटिक फील्ड के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई मतलब नहीं, राइट। तो फाइनली जो इक्वेशन बनकर आया, फाइनली द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हमेशा लिखा जाएगा तो इलेक्ट्रिक और फील्ड दोनों एक साथ लिखा जाएगा, एक कभी नहीं। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डेल ई इज इक्वल टू 1/c²। अभी हमने बताया ये c² हो जाएगा लाइट स्पीड से, डेल 2e बाई डेल t2, एंड ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, एक नहीं, 1/c² डेल 2b बाई डेल t2। ये दोनों इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इनका जो सोल्यूशन होगा, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका सोल्यूशन होगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सोल्यूशन जो होगा वो इस तरह दिया जाएगा, ई आर टी आर्बिट्रेरी इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में इस एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं, एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, वेव इक्वेशन, एंड बी आर टी इज इक्वल टू b0 e टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन है और ये इसका सोल्यूशन है। नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे, ये प्रॉपर्टी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो ये बताती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हमेशा ट्रांसवर्स नेचर की होती है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब ये होता है कि जब आपके वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है और उसके मीडियम जो है उसके हमेशा परपेंडिकुलर हो तो उसको ट्रांसवर्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने रस्सी लिया यहाँ पे और रस्सी को लेकर यूं हिलाएंगे अगर आप, तो इसके जो मीडियम रस्सी वेव, हमेशा वेव जो होगी वो इस डायरेक्शन में चलेगी ऐसे करके। ये जो आपकी थ्रेड होगी, अगर आप यहाँ इसको नॉट बांध दें रस्सी पे और इसको पकड़ कर हम हिलाएं आपको, तो ये वेव ऐसे बनेगी, ये वेव के फॉर्म में हो जाएगा। तो आपको एक वेव इधर चलती नजर आएगी इस तरह डायरेक्शन में, डायरेक्शन ऑफ वेव, और जो इसके रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेंगे हमेशा। तो ये जो डायरेक्शन होगा ये 90 डिग्री होगा, इसीलिए इसको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं कि जब वेव जिधर वेव चलती है वो उसके वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई मीडियम नहीं होता है, लेकिन द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, यानी कि E और B यही मीडियम का काम करते हैं। तो ये जो है वो डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि अगर K आपका
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, देन ट्रांसवर्स का मतलब ये होगा कि k इज परपेंडिकुलर टू E and k is परपेंडिकुलर टू B। यानी कि k जो डायरेक्शन होगा वो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, E के भी और B के भी। हमको इसी को इसमें प्रूफ करना है और ये बताना है कि ये ट्रांसवर्स नेचर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए इस चीज को हम शुरू करेंगे अपने मैक्सवेल इक्वेशन से। द मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस। फिर से हम लिख रहे हैं एक बार। M1 मैक्सवेल पहला इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन, डाइवर्जेंस ऑफ B इज इक्वल टू 0। तीसरा इक्वेशन, कर्ल ऑफ E इज इक्वल टू माइनस डेल B बाई डेल T। और चौथा इक्वेशन, कर्ल ऑफ B इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स एप्सिलॉन 0 डेल E बाई डेल T। ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन है और यहीं से फिर हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर हमेशा ट्रांसवर्स होता है। इक्वेशन नंबर 3 को अगर देखें आप, ये द इलेक्ट्रो, हमने इससे पहले बताया था, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सॉल्यूशन था ये बन गया ई आर टी इज इक्वल टू E0 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी एंड B इज इक्वल टू BRT इज इक्वल टू B0 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। इन्हीं दोनों को लेकर के हम प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है। तो इक्वेशन नंबर ये 2 दे दिया हमने, ये 3 दे दिया। अब यहां शुरू करते हैं। टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 2, इस इक्वेशन का डाइवर्जेंस ले हम दोनों साइड में। तो डाइवर्जेंस इस तरह लिखते हैं, E इज इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ E0 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। ये डिफ्रेंशिएट होगा सिर्फ r के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में नहीं डिफ्रेंशिएट होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करें, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू E0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और इसको डिफ्रेंशिएट करें अगर हम r के रिस्पेक्ट में, तो I k बाहर आएगा और एक्सपोनेंशियल जैसा का तैसा रह जाएगा। डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू I E0 k E0 e टू द पावर I k डॉट r माइनस ओमेगा टी। अब देखिए, दो वेक्टर का डाइवर्जेंस लिया जा रहा है, डॉट प्रोडक्ट, और ये दोनों डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। यानी कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो वो स्केलर क्वांटिटी होगी। उसी तरीके से यहां पर इसको हम चेंज करें, के और ये आपका ई है यहां से, तो ये हो जाएगा के ई। अगर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है और जीरो डॉट प्रोडक्ट स्केलर है तो इस साइड में भी स्केलर होना चाहिए। तो दो वेक्टर जब मल्टीप्लाई करते हैं और अगर उनका रिजल्ट स्केलर आता है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में भी डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, तभी स्केलर क्वांटिटी आएगी। यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू आई के डॉट ई। अब अगर हम इक्वेशन यहां से देखें, डाइवर्जेंस ऑफ ई इज इक्वल टू 0 फ्रॉम इक्वेशन 1।
यहां से देखिए आप, डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू आई के डॉट ई, और दूसरे शब्दों में के डॉट ई इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए, अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। डॉट प्रोडक्ट है। इसको और बेटर समझने के लिए, के डॉट ई इज इक्वल टू के ई कॉस थीटा, के कॉस थीटा, ये 0 है, इक्वल टू के ई कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कॉस थीटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब जो डायरेक्शन होगा के इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक इसी तरीके से अगर आप चाहें तो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रूव कर सकते हैं कि के की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, उसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। यहीं पर हमने पहले जो क्वेश्चन बताया था, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी, बी का भी डॉट प्रोडक्ट हम लें दोनों साइड में, तो जो आएगा वो डाइवर्जेंस ऑफ बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी आएगा। इसको सॉल्व करें, बी जीरो कांस्टेंट बाहर ले लें और इसको डिफरेंशिएट करें आर के रिस्पेक्ट में, आई के ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, डाइवर्जेंस ऑफ बी इज इक्वल टू आई के बी जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, आई के, और ये वेक्टर है आपका बी। डाइवर्जेंस ऑफ बी हमेशा 0 होता है, तुमने यहाँ 0 लिख दिया, और ये डॉट बी हो गया, तो इस हिसाब से के डॉट बी इज इक्वल टू ऑलवेज 0। यही कंडीशन फिर आ गई क्लियरली, के इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी, और ये दोनों शो करता है कि के आपका परपेंडिकुलर है ई के, और के आपका परपेंडिकुलर, के मतलब डायरेक्शन जिसमें लाइट चल रही है ई बी के, और इसी को हम लोग ट्रांसवर्स नेचर कहते हैं। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। धन्यवाद।